गुड इवनिंग मैम। ठीक है, अभी तो काफी बच्चे नहीं आए पर ठीक है, आ जाएंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे मल्टी थ्रेडिंग, यानी कि हम लोग थ्रेड के बारे में पढ़ रहे थे। और थ्रेड क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग थ्रेड कहते हैं। जब बहुत सारे थ्रेड एक साथ चल रहे होते हैं तो उसको हम लोग मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं, है ना। व्हेन टू और मोर थ्रेड्स आर रनिंग या एग्जीक्यूटिंग साइमल्टेनियसली, उस प्रोसेस को, उस कंसेप्ट को हम लोग मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। फिर मैंने थोड़ा बहुत ये भी समझाया था कि किस तरीके से कंटेक्स्ट स्विचिंग थ्रेड्स आपस में कर रहे होते हैं। एक थ्रेड एग्जीक्यूट करता है तो दूसरा उसको इंटरप्ट करने नहीं चाहता है। और ये भी बताया था कि इनका एक्चुअली में यानी प्रैक्टिकल यूज कहाँ पर है मल्टी थ्रेडिंग का। एक तो ओएस, यानी कि जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन होता है तो इसी कंसेप्ट पे डिजाइन होता है, ठीक है। फिर आप गेमिंग के लिए बना सकते हैं इसको, आप एनिमेशन वगैरह कर सकते हैं इसके लिए। और यूज क्या होता है इसका, मतलब क्या बेनिफिट है इसका? तो इसका यूज है कि ये मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू। आपके प्रोसेसर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इसमें हो रहा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये यूज किया जाता है, ये इसका बेनिफिट हो जाता है। तो हम लोग मल्टी थ्रेडिंग कर रहे थे। मल्टी थ्रेडिंग में एडवांटेजेस और थोड़े बहुत स्टार्टिंग के कंसेप्ट मैंने बता दिए थे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड। ठीक है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। आपके पूरे कोर्स में ना 3 अलग अलग तरीके की लाइफ साइकिल दी हुई है। एक तो लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड, आप लोग असाइनमेंट बनाए होंगे ना, उसमें भी ये सब पूछा गया होगा। तो एक तो है आपका लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड, ठीक है, ये अभी आज हम पढ़ेंगे। फिर एक आगे पढ़ेंगे आप लाइफ साइकिल ऑफ एप्लेट, जब एप्लेट का टॉपिक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे हम लोग। और एक आएगा लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। तो 3 तरीके की लाइफ साइकिल्स हैं आपके पूरे कोर्स में, और तीनों में से कोई एक लाइफ साइकिल जरूर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तीनों अपनी मतलब तीनों का कंसेप्ट वही है कि किसी चीज का स्टार्ट होना, इसको एग्जीक्यूट करना और फिर डेड हो जाना या खत्म हो जाना, इज कॉल्ड लाइफ साइकिल, ठीक है ना। स्टार्ट टू एंड प्रोसेस जो होता है उसको हम लोग लाइफ साइकिल कहते हैं। तो थ्रेड का भी लाइफ साइकिल होता है, एप्लेट का भी होता है और सर्वलेट का भी होता है। जब एप्लेट और सर्वलेट पढ़ेंगे हम लोग तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल टॉपिक है आज का हमारा थ्रेड के बारे में, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड में हमारे पास लाइफ साइकिल का मतलब होता है जब स्टार्ट होता है कोई प्रोसेस, मतलब जब एक थ्रेड बन गया, उसके बाद वो थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ और अपना काम परफॉर्म किया और उसके बाद वो फिर डिलीट हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। उस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं लाइफ साइकिल। ये सामने लिखा हुआ है, स्टार्ट टू एंड प्रोसेस या स्टेजेस ऑफ एनी थ्रेड ऑफ अ थ्रेड इज नोन एज लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सिस्टम एनालिसिस इन डिजाइन वाला टॉपिक पढ़ा होगा कोर्स, उसमें SDLC था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, है ना। उसमें भी बहुत सारे स्टेप्स आते थे, फिर एट द एंड वो डेड हो जाता था, मतलब प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट हो जाता था। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है, लाइफ साइकिल इसको कहा जाता है। इट इज कंट्रोल्ड बाय JVM, जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू ये कंट्रोल किया जाता है। जावा वर्चुअल मशीन वही होता है जो बाइट कोड को रन करवाता है, ठीक है। देयर आर 5 स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड। अ थ्रेड इज इन 1 स्टेज एट अ टाइम। तो 5 स्टेजेस होते हैं, 5 स्टेजेस इसी सीक्वेंस में ऐसे ही आपको याद होने चाहिए। इसका सीक्वेंस हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। 5 स्टेजेस या स्टेट, इसको दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। और एक थ्रेड एक बार में एक ही स्टेज पर होगा, मतलब एक से ज्यादा स्टेज पे वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जो स्टेजेस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है न्यू, फिर है रनेबल, फिर है रनिंग, फिर ब्लॉक या वेटिंग और फिर टर्मिनेट, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है न्यू। न्यू स्टेट तब होता है जब एक थ्रेड बना दिया आपने, माने एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर दिया, तो एक वो आपका न्यू स्टेज में आ गया, लाइक इस तरीके से। थ्रेड का न्यू की बात कर रहे हैं। न्यू में क्या होता है कि थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट आप बना दीजिए। थ्रेड मान लीजिए T1 नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, ठीक है। तो T1 नाम से एक थ्रेड बन जाएगा और ये न्यू स्टेज है, उस T1 की न्यू स्टेज है,
ठीक है। तो एक T1 नाम से थ्रेड बन जाएगा, उसको कहा जाता है न्यू स्टेज। A thread is a new stage या state if we create instance of a thread. Instance का मतलब होता है object of a thread, but before the invocation of start method. इसमें एक start method होता है, मतलब सिर्फ बन गया है वो, आपने उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया है, उसके साथ कुछ कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, कहीं उसको लेके नहीं गए, सिर्फ आपने क्रिएट कर दिया, तो वो कंसेप्ट आपका न्यू स्टेज कहलाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है रनेबल स्टेज। रनेबल का मतलब होता है कि चलने को तैयार है, मतलब रन करने को तैयार है बट रन कर नहीं रहा है। ठीक है, कि वो रन करने को तैयार है बट वो रन नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था कि ना, ऐसे हम लोगों ने इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनाया था कि ये प्रोसेसर है और ये आपका सारे थ्रेड्स जैसे लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये ज्यादा बाहर आ गया। तो T1 अभी थ्रेड बना है हमारे पास, तो T1 ऐसे रेडी क्यू में लगा दिया गया है, लेकिन सिर्फ लगा, ये प्रोसेसर है। ठीक है, शेड्यूलर ने इसको पिक, शेड्यूलर होता है आपका, बहुत सारे शेड्यूलर होते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, एक शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है जो डेटा को पिक करके प्रोसेसर तक लेकर जाता है। तो आप ये समझिए मैनेजर की तरीके से काम करता है कि एक शेड्यूलर एक मैनेजर की तरीके से काम करता है कि इसको उठा के ये इसको दे देगा कि भैया आप प्रोसेस करो, मतलब सारा डेटा को, सारे थ्रेड्स को लाइन में लगाना है, फिर कौन सा थ्रेड पहले चलेगा कौन सा बाद में चलेगा, वो सारा डिसीजन वो लेता है शेड्यूलर, फिर उसके बाद उठाकर और फिर प्रोसेसर को दे देता है कि इसको एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है ना। तो अभी रनेबल का मतलब ये है कि चलने को तैयार है, यानी वो लाइन में लग गया है, लेकिन अभी उसको शेड्यूलर ने पिक नहीं किया या सेलेक्ट नहीं किया चलाने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है इसमें। The thread is in runnable state after the invocation of start method. एक start method कॉल करना पड़ेगा हमें इसके लिए। ठीक है, स्टार्ट मेथड थ्रेड क्लास में ही होता है, उसको हम कॉल कर देंगे तो ये काम करेगा। बट द थ्रेड शेड्यूलर हैज नॉट सेलेक्टेड इट टू बी द रनिंग थ्रेड, मतलब कि ये वो जैसा हमने बताया कि ये लाइन में लग गया है अपना सारा काम लेकर और प्रिपेयर है ये कि अभी इसका नंबर आएगा और ये काम करने लगेगा, ये प्रोसेसर के पास जाके एग्जीक्यूट कर लेगा। तो शेड्यूलर ने इसको पिक नहीं किया है अभी और लाइन में लगा दिया है। तो रनेबल का मतलब होता है कि रेडी टू रन, मतलब कि चलने को तैयार है बट चल नहीं रहा है। ठीक है ना। फिर आता है रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट का मतलब होता है जब वो एक्चुअली में अपना काम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये यहाँ गया और यह अपने आप को परफॉर्म करा रहा है, यानी ये यहाँ पर आएगी आपकी रनिंग स्टेट। ठीक है, जब वो एक्चुअली में एग्जीक्यूट कर रहा है, जो भी टास्क आपने दिया होगा, जो भी लॉजिक आपने दिया होगा, वो काम परफॉर्म कर रहा है या प्रोसेसर उसको उससे परफॉर्म करवा रहा है, तो वो रनिंग स्टेट हो गया। इसमें ये लिखा हुआ है कि थ्रेड शेड्यूलर ने जब उसको सेलेक्ट कर लिया, ये रहा देखिए, थ्रेड शेड्यूलर है सेलेक्टेड, ये उसको बोलते हैं हम लोग रनिंग स्टेट। ठीक है, तो सबसे पहले न्यू स्टेट वो थी जब थ्रेड बन गया आपका, मतलब एक थ्रेड आपने बना दिया, एक थ्रेड बनाए चाहे दो थ्रेड बनाए, वो आपके ऊपर है, आपके प्रोग्रामिंग के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद रनेबल वो होता है जब थ्रेड को लाइन में लगा दिया, एक रेडी क्यू में लगा दिया, वो चलने को तैयार है बट चल नहीं रहा है। फिर आया रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट की वो एक्चुअली में चल रहा है। ठीक है, फिर एक्चुअली में जब चल रहा है तो आई आपकी ब्लॉक स्टेट। यहाँ पर ब्लॉक स्टेट रनिंग के बाद आएगी, क्योंकि रन करते टाइम ब्लॉक स्टेट का मतलब होता है, ब्लॉक्ड या वेटिंग स्टेट इसको बोलते हैं। पर ये ना हर बार नहीं आती है ये सिचुएशन, ये कभी कभी आती है। तो ब्लॉक्ड या वेटिंग स्टेट उस पोजीशन को बोलते हैं। हाँ, एक मिनट रुकना जरा। हाँ बोलो। ठीक है, तो ब्लॉक्ड या वेटिंग स्टेट उसको कहते हैं जो हर बार नहीं आती है बट कभी कभी आ जाती है जब रनिंग कर रहा है, जब आपका प्रोसेस सॉरी थ्रेड ना रन कर रहा है, यहाँ रन करने के लिए गया तो उसको पता चला कि अच्छा मुझे इनपुट चाहिए यूजर से,
मान लीजिए उस थ्रेड पे T1 पे आपने लॉजिक लगा रखा है, यूजर से डेटा एंट्री करवाएंगे, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उस पे कुछ कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करवाएंगे, है ना। तो इनपुट डाल दिया आपने, मान लीजिए T1 पे आपने लॉजिक लगा दिया कि यूजर इनपुट देगा तो आगे का काम परफॉर्म हो गया है। तो जब ये रन करने गया तो इसको समझ में आया कि अच्छा मुझे तो यूजर से इनपुट लेना है। तो यूजर से जब इनपुट लेना है तो वो उस वक्त क्या करेगा, जब तक यूजर इनपुट नहीं देगा तब तक थ्रेड जो है आपका रुका रहेगा। ठीक है, ना तो ये इससे बाहर आने की कोशिश करेगा, मतलब ना तो वो डेड पोजीशन में जाएगा। एक होती है डेड पोजीशन, डेड का मतलब होता है टर्मिनेट होना, यानी कि अब थ्रेड खत्म हो गया, अपना काम वाम करके, सारा काम परफॉर्म करके, जितना काम उसको था सारा काम परफॉर्म करके, और फिर डिस्ट्रॉय हो गया या डिलीट हो गया, तो उसको डेड पोजीशन बोलते हैं, जो सबसे लास्ट का स्टेज होता है हमारा। तो डेड भी नहीं हुआ है लेकिन इस वक्त चल भी नहीं रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक्ड या वेटिंग स्टेज। लेकिन ये हर बार नहीं आती है, ऐसा नहीं कि हर थ्रेड के साथ ये सिचुएशन हो। किसी थ्रेड पे इनपुट का लॉजिक नहीं लगाया आपने, डायरेक्ट इनपुट अपनी तरफ से दिया प्रोग्रामर ने और उसके अकॉर्डिंग ही प्रोसेस करा दिया। या मान लीजिए मुझे 1 to 10 प्रिंट कराना है नंबर, तो मैंने 1 भी स्टार्ट में दे दिया और 10 की लिमिट भी मैंने ही दे दी, हम प्रोग्रामर हमने दे दिया, तो अपने आप चलेगा वो थ्रेड, फिर उसमें वो वेट ही नहीं करेगा किसी इनपुट का। तो हर बार ये सिचुएशन नहीं आता है ब्लॉक्ड का, लेकिन आता जरूर है। ठीक है, तो दिस इज द स्टेट व्हेन द थ्रेड इज स्टिल अलाइव बट इज करंटली नॉट एलिजिबल टू रन। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि अभी भी है, अलाइव है अभी भी थ्रेड, लेकिन अभी चल नहीं रहा है, रुका हुआ है किसी भी सिचुएशन की वजह से। कोई भी सिचुएशन दे सकते हैं आप, कीबोर्ड से एंट्री लेंगे तो वो काम करेगा, वो स्लीप में चला गया थ्रेड, स्लीप में भी जाता है तो वो रुक जाएगा। तो ये सारी चीजें होती है। फिर आता है नेक्स्ट लास्ट स्टेज है डेड या टर्मिनेटेड, इसको बोलते हैं डेड लिखूं मैं, कि जब काम खत्म हो गया, प्रोसेसर से बाहर निकल गया वो, तो वो डेड पोजीशन में पहुंच गया। ठीक है, A thread is in terminated or dead state when its run method exit। ठीक है, हम लोग रन मेथड में सारा लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, रनिंग टाइम पे आपका रन मेथड काम कर रहा है, और यहाँ पर तो रन मेथड के अंदर आपने सारा लॉजिक लगा दिया, अपना प्लस का माइनस का या जो भी आपको लॉजिक लगाना है। फिर जब रन मेथड से आप बाहर आएंगे तो आप डेड पोजीशन पर पहुंच जाएंगे, तो उसको कहा जाता है डेड पोजीशन, यानी कि थ्रेड अब अपना काम पूरा कर चुका है और अब वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि उसको दूसरों को भी तो जगह देनी है ना। अगर हमेशा के लिए ये T1 ही जगह लेके बैठ जाएगा तो बाकी थ्रेड कहाँ जाएंगे, ये अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। तो ये जाता है इधर, ये ऐसे ये प्रोसेसर के पास जाता है, अपने आप को परफॉर्म कराता है, मतलब जो भी काम इसको दिया, और बाहर आने के बाद ये T1 जो है डेड पोजीशन में पहुंच जाता है, T1 डेड हो गया। तो डेड इसलिए होता है ताकि ये जो जगह है ये फ्री हो सके और कोई और इस जगह पे आ सके। मान लीजिए आपने दूसरा T2 थ्रेड बनाया था, वो फिर इसके अंदर यहां से यहां आ जाएगा T2 थ्रेड। तो भाई इसको लाइफ साइकिल बोलते हैं। ठीक है, इसका ना एक स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, तो थ्योरी के साथ एग्जाम में पूछा जाएगा। थ्योरी के साथ आपको ये फिगर भी बुक में भी बनी होगी आपकी ये। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, न्यू स्टेज पहले आती है, फिर रनेबल स्टेज आती है, फिर रनिंग स्टेज आती है, फिर डेड स्टेज आती है। ब्लॉक्ड को सीरीज में मत लगाना, इस पूरी सीरीज में ब्लॉक्ड या वेटिंग स्टेट को मत लगाना, उसको साइड में लगाना, क्योंकि वो हर बार नहीं आती है ना, हर बार तो सिर्फ ये 4 ही स्टेज चलते हैं। तो न्यू चलेगा, न्यू के बाद रनेबल हो गया, रनेबल के टाइम पे यहाँ पर स्टार्ट मेथड काम करने लगा, शेड्यूलर अब पिक करेगा इसको, ले जाके वहां पर प्रोसेसर के पास दे देगा। तो जब उस वक्त चल रहा है तो वहां पे पता वो है रन मेथड, और वही लॉजिक दे रखा है कि भाई इनपुट आउटपुट चाहिए। ठीक है, या स्लीप में चला गया है। ओके, तो ये हो गया ब्लॉक्ड स्टेट में चला गया। फिर जब इनपुट आउटपुट कंप्लीट करेंगे, फिर ये रनेबल अब डेटा लेकर अब जाएगा ये रनिंग स्टेट में, और फिर उसके बाद फाइनली वो डेड हो जाएगा। ठीक है, ये होती है लाइफ साइकिल। कोई डाउट है तो पूछिए। मैम एक बार मैम ये ब्लॉक्ड वाला है वो पार्ट बता दो मैम, ब्लॉक्ड वाले में थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा। ब्लॉक वाला पार्ट बता दे। देखिए, थ्रेड पे लॉजिक तो आप ही लगाएंगे क्योंकि आप प्रोग्रामर हैं। ठीक है, आपने किसी थ्रेड पे ये लॉजिक लगा दिया कि यूजर इनपुट देगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आउटपुट दूंगा। ठीक है,
यूजर इनपुट का प्रोग्राम बना दिया, मान लीजिए यूजर इनपुट देगा तो हम 2 नंबर को सम करवाएंगे। अब यूजर नंबर ही नहीं दे रहा है, हमें वेट कर रहा है या बैठा है या किधर चला गया है यूजर, तो उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि थ्रेड आपका डेड नहीं होगा लेकिन चल भी नहीं रहा है, तो वो वेट करेगा कि यूजर मुझे इनपुट दे, उसके अकॉर्डिंग मैं आउटपुट जनरेट करूं। तो उस सिचुएशन को हम लोग ब्लॉक्ड या वेटिंग स्टेज कहते हैं, ठीक है। और वही मैंने लिखा कि हर बार नहीं आती है, इसलिए इसको साइड में ही बनाना, इसको साथ में सीरीज में मत डाल देना। सीरीज में डालने का मतलब ये होगा कि आप ये चाह रहे हैं कि हर बार ब्लॉक स्टेज आए, नहीं, हर थ्रेड पे ब्लॉक स्टेज तो नहीं आती है ना। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि अगर हमने 1 to 10 सीरीज प्रिंट करानी है, ठीक है, या टेबल प्रिंट कराना है, और स्टार्टिंग भी हमने दे दी, मतलब जो इनिशियलाइजेशन होता है, और जो एंडिंग कंडीशन है वो भी हमने दे दी, हम प्रोग्रामर है, ठीक है। तो जब हमने ही दे दिया तो उसमें यूजर का इनपुट का वेट ही नहीं करेगा, ये फिर तो चल जाएगा डायरेक्ट, फिर तो न्यू, फिर रनेबल, रनिंग और फिर डेड, ये 4 स्टेजेस चलेंगी। तो हर बार नहीं आती है ब्लॉक स्टेट, वो कभी कभी आती है, इसलिए उसको साइड में लगाएंगे हम लोग। ब्लॉक्ड का मतलब होता है अभी चल भी नहीं रहा है और डेड भी नहीं हुआ है, तो जो बीच की स्टेज बनी आपकी वो ब्लॉक्ड कहलाती है, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है मैम। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो पूछे, फिर आगे चलते हैं। किसी को डाउट है? ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द मेन थ्रेड, ठीक है। मेन थ्रेड, जो मेन मेथड होता है ना, वो भी आपका एक थ्रेड ही होता है, ठीक है। बहुत पहले हम लोगों ने किया था कि मेन का ना, मैंने कहा था मेन का एम कैपिटल कर दीजिए। जब एम कैपिटल किया हम लोगों ने ये चेक करने के लिए कि क्या एरर आता है, तो वहां एक एक्सेप्शन आई जिसमें ये लिखा आया कि ये जो है एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, ऐसे कुछ लिखा आता है जब भी आप कोई मैसेज भी चलाते हैं, या एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग कर चुके हैं, उसमें लिखा आता है एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, ठीक है। और नहीं आ रहा है, तो हम देखते हैं, मेरे पास कोई प्रोग्राम पड़ा होगा ना, मैं उसको चलाती हूँ। ठीक है, सारे हटा दिए हैं मैंने। तो मैं यहाँ पे ना एक नोटपैड खोलती हूँ और एक प्रोग्राम दिखाती हूँ जिसमें ये लिखा है। एक्सेप्शन हैंडलिंग का ये एक प्रोग्राम, क्लास ए बना दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने क्या किया कि लॉजिक लगा देती हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट कराया मैंने 20 को 0 से डिवाइड करा दिया, तो ये एक्सेप्शन देगा हमें, ये हमें भी पता है, तो मैं एक्सेप्शन दिखाना चाह रही थी। ए डॉट जावा, डेस्कटॉप जावा सी ए डॉट जावा, कंपाइल हो गया ये। ठीक है, आउटपुट देखिए, एक्सेप्शन आना था, ये है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं बता रही हूँ मैं, यहाँ पे ये बता रही हूँ, देखिए क्या वर्ड लिखा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। मैं इस पे फोकस कराना चाह रही थी कि उसने मेन को एक थ्रेड कहा है, मेन मेथड को एक थ्रेड का है उसने। आप देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, में दोनों पेज दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए। उसका कहने का मतलब है कि इस वाली लाइन में एक्सेप्शन आया है, ठीक है, यहाँ एक्सेप्शन है, इसकी वजह से एक्सेप्शन आया है इसमें, ठीक है। तो उसने मेन को मेथड नहीं कहा, उसने ये नहीं लिखा है कि एक्सेप्शन इन मेथड मेन, उसने कहा एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन,
ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम चाहे बनाए या नहीं बनाए मल्टी थ्रेडिंग का प्रोग्राम, अपने आप मेरे प्रोग्राम के अंदर एक थ्रेड पहले से ही होता है। ठीक है, आ गया समझ में? और स्टार्टिंग से होता था, हम लोग बेसिक जब से फर्स्ट डे फर्स्ट से हम लोग जो प्रोग्रामिंग किए, जो भी प्रोग्रामिंग हम लोगों ने हेलो किया था, इसका मतलब है हम उसी टाइम पे एक थ्रेड हम लोगों ने बना दिया था। हम नहीं बनाते हैं तो सिस्टम अपने आप खुद क्रिएट कर लेता है, यानी जावा अपने आप खुद क्रिएट कर लेता है। तो वो कौन सा थ्रेड होता है? वो होता है मेन थ्रेड। ठीक है, आ गया समझ में? और ये देखने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे दिखा भी दिया, उसमें ये नहीं लिखा एक्सेप्शन इन मेथड मेन, उसने बताया कि एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। इसका मतलब है कि मेन मेथड एक थ्रेड है, पहले से ही बना हुआ एक थ्रेड है, अब आप इसके थ्रू बाकी थ्रेड्स बना सकते हैं। ठीक है, आ गया पॉइंट समझ में? आ गया समझ में? मैम ये प्रोग्राम में मैम आपने मैम क्या क्या है मैम, ये एम को कैपिटल करा था? नहीं, मैंने एम को कैपिटल नहीं करा था। मैंने इसमें एक्सेप्शन लगाया ना, देखो ना, 0 से डिवाइड किया है। अच्छा मैम, वो अर्थमेटिक वाला हाँ, एक्सेप्शन। 0 से डिवाइड किया है तो अरिथमेटिक आएगा। ठीक है, अच्छा लेकिन आएगा तो मेन में ही आएगा ना, क्योंकि मेन के अंदर ही मैंने कोडिंग किया है। ठीक है, अच्छा। तो ठीक है मैम। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम कोई एक्सेप्शन हम कोई थ्रेड क्रिएट नहीं भी कर रहे हैं, तो जावा अपने आप एक थ्रेड पहले से ही उसमें क्रिएट करके रख रहा है, और उसको हम बोलते हैं द मेन थ्रेड। ठीक है, तो हमें यही पढ़ना है, पहला टॉपिक हमारा ये है, व्हेन अ जावा प्रोग्राम स्टार्ट्स अप, वन थ्रेड बिगिंस रनिंग इमीडिएटली, दिस इज कॉल्ड मेन थ्रेड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, जैसे ही हम लोग जावा का प्रोग्राम बनाते हैं और जावा का प्रोग्राम चल रहा होता है, सबसे पहले एक थ्रेड रन होता है, सबसे पहले ये रन होता है, और सबसे पहले एक थ्रेड रन होता है जिसको हम बोलते हैं द मेन थ्रेड। द मेन थ्रेड इज इंपॉर्टेंट फॉर टू रीजंस, दो वजहों से वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला है, ये पता होना चाहिए, रीजन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, विद इन द मेन थ्रेड अदर चाइल्ड थ्रेड विल बी क्रिएटेड। अच्छा, मेन थ्रेड को ना पेरेंट की तरह एक्ट किया जाता है, पेरेंट थ्रेड इसको बोलते हैं। और बहुत सारे अब जितने भी थ्रेड आप बनाएंगे ना, थ्रेड ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू थ्रेड बनाकर, वो मेन के अंदर ही बनाएंगे। ठीक है, और जो आप बनाएंगे थ्रेड, उसको हम बोलते हैं चाइल्ड थ्रेड। ठीक है, विद इन द मेन थ्रेड अदर चाइल्ड थ्रेड विल बी क्रिएटेड। ठीक है, कि बाकी चाइल्ड थ्रेड मेन थ्रेड के अंदर ही क्रिएट होते हैं, उसके बाहर या इधर उधर आप क्रिएट नहीं करते हैं, आप मेन थ्रेड के अंदर ही क्रिएट करते हैं, माने कि मेन मेथड के अंदर ही थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? यस मैम। फिर उसके बाद है मेन मेथड या सॉरी मेन थ्रेड मस्ट बी द, दूसरा रीजन, main thread must be the last thread to finish execution because it performs various shutdown action। अच्छा, ये लिखा गया है कि देखिए, मेन थ्रेड के अंदर आपने चाइल्ड थ्रेड बना दी, अब आपने फोर्सफुली मेन थ्रेड को क्लोज कर दिया या डेड कर दिया, और चाइल्ड थ्रेड आपके अभी भी अलाइव है, तो सिस्टम आपका डेडलॉक में जा सकता है, यानी सिस्टम खराब हो सकता है आपका। तो कहने का मतलब ये है, जो इसमें लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि सबसे पहले आपको चाइल्ड थ्रेड को डेड करना पड़ेगा, यानी चाइल्ड थ्रेड को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, उसके बाद मेन थ्रेड को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर चाइल्ड थ्रेड अभी भी अलाइव है और आपने मेन थ्रेड को या पेरेंट थ्रेड को डेड कर दिया, तो सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो मेन, ये लिखा हुआ मेन थ्रेड मस्ट बी द लास्ट थ्रेड टू फिनिश एग्जीक्यूशन, वो लास्ट होना चाहिए। ठीक है, क्यों? बिकॉज इट परफॉर्म्स वेरियस शटडाउन एक्शंस, क्योंकि उसको बहुत सारे और एक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? अच्छा मैम, जैसे मैम कंप्यूटर वगैरह के अंदर मैम हम प्रोग्राम बंद नहीं करते और शट डाउन करने की कोशिश करते हैं, तो मैम वो हमें वो रिमाइंड कराता है कि प्रोग्राम रनिंग है हाँ बैकग्राउंड। हाँ हाँ हाँ, आप फोर्सफुली भी बंद कर देते हैं तो सिस्टम खराब होने का प्रॉब्लम होता है, उसमें लिखा तो होता है ना कि हाँ फोर्सफुली हाँ टर्मिनेट मैम। कराना चाहते हो या ऐप को बंद करना चाहते हो, एक हाँ वन मैम ऐप वो इज रनिंग सम, जो मैम ब्लू दिखाता है। स्क्रीन एरर आ जाता है मैम। हाँ। हाँ हाँ हाँ, तो वही ठीक। चीज है, वही वही ठीक है चीज मैम। इसमें बता रखा है। ठीक है, तो यार हम उस लेवल का कोडिंग तो आपके कोर्स में नहीं दे रखा है कि आप पहले मेन थ्रेड को बंद करें फिर चाइल्ड थ्रेड, क्योंकि दिक्कत कर सकता है, आपके सिस्टम को दिक्कत कर सकता है, तो आपके कोर्स में नहीं दे रखा है वो चीज। हमारा पहले चाइल्ड थ्रेड ही बंद होगा, उसके बाद मेन थ्रेड अपने आप एग्जिट करेगा।
ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये रखिए, द मेन थ्रेड इज कंट्रोल्ड थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड क्लास। जो थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे उसके थ्रू इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल मतलब इसके बारे में जानकारी अगर कुछ लेनी है आपको मेन के बारे में, मेन थ्रेड के बारे में, तो आप इसका ऑब्जेक्ट बनाइए, जैसे मैंने वो भी ऑब्जेक्ट बना रखा है, और उसके बारे में आप सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम कर रखा है, इसको मैं करके दिखाती हूँ। ये मेन थ्रेड का प्रोग्राम है, और ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एक मेन थ्रेड से रिलेटेड एक प्रोग्राम बनाइए। आपके असाइनमेंट वगैरह में भी पूछा जाता है। ठीक है, कहा गया नोटपैड, ये ना। तो एक मेन थ्रेड का प्रोग्राम बन रहा है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, मेन थ्रेड। तो मेन थ्रेड में मेन मेथड तो होगा ही ऑब्वियसली। एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं थ्रेड क्लास का, ob इज इक्वल टू न्यू। ओबी बनाइए या किसी भी नाम से बनाइए, आप ऑब्जेक्ट अपने मतलब किसी भी नाम से बना सकते हैं। ठीक है ना, पर थ्रेड क्लास है पहले से बनी हुई, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये टी कैपिटल ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ऐसे ही टीएच लिखना पड़ेगा। इधर देखिए, इधर भी लिखा हुआ है। पहले बना लेती हूँ फिर समझाते हैं। थ्रेड की इंफॉर्मेशन, थ्रेड का नेम, आप चाहे तो नेम चेंज भी कर सकते हैं सेट नेम मेथड के थ्रू। तो सेट नेम यहाँ पर ठीक है, मैंने बना दिया प्रोग्राम। पहले मैंने थ्रेड की इंफॉर्मेशन निकाली है, वो मुझे दिखा देगा इसके थ्रू पूरी। फिर मैंने ना नाम भी निकाल लिया तुरंत, तो ऑब्वियसली उसमें थ्रेड के इंफॉर्मेशन में दिखा देगा। अलग से नाम देखना है तो गेट नेम के थ्रू हम नेम देख सकते हैं। फिर मैं ना नेम चेंज भी कर सकती हूँ, तो सेट नेम मेथड के थ्रू हम लोग थ्रेड का नाम चेंज कर सकते हैं। फिर वापस से मैंने नेम चेंज करने के बाद देखा है उसको कि अब क्या नेम बन गया उसका। तो इस तरीके से एक छोटा सा प्रोग्राम जो मेन की इंफॉर्मेशन निकाल कर देगा। ठीक है, मैं इसको रन करवाती हूँ। कंपाइल हो गया, ठीक है, और ये रन भी हो गया। मैं दोनों चीज एक साथ दिखाती हूँ। ठीक है, तो दोनों स्क्रीन एक साथ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, दिख रही है? यस मैम, इनपुट दिख और रही है। आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, देखिए, ये तो खैर आपने ऑब्जेक्ट बनाया है। अब करंट थ्रेड एक ऐसा मेथड होता है जो थ्रेड की इंफॉर्मेशन निकाल के देता है। किसी भी थ्रेड की इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। अभी तो हम मेन के अंदर है, तो मेन की इंफॉर्मेशन निकाल के देगा। और इंफॉर्मेशन उसने देखिए कैसे निकाली, ओबी में डाल दिया, और देखिए इंफॉर्मेशन उसने कैसे निकाली है, ये रहा। ठीक है, ये रहा कि देखिए थ्रेड, फिर मेन, और फिर 5 और मेन। अभी ये मेन क्या है? ये मेन है आपका नेम थ्रेड का।
थ्रेड का नेम है। और ये 5 क्या है, ये प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये भी टॉपिक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। फिलहाल ये समझिए कि प्रायोरिटी, आपका प्रायोरिटी का मतलब तो जानते ही होंगे, इंपॉर्टेंस होता है कि कौन सा थ्रेड पहले चलेगा, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी पहले वो थ्रेड चलेगा, ठीक है। तो 5 ना नॉर्मल प्रायोरिटी होती है, 1 से लेकर 10 तक की प्रायोरिटी हम लोग सेट कर सकते हैं, मतलब इंक्लूडिंग बोथ 1B और 10B। प्रायोरिटी हम लोग चेंज कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं किसी की। और अगर हमने कोई प्रायोरिटी नहीं दी है तो सिस्टम अपने आप 5 प्रायोरिटी सेट कर देता है। 5 होती है नॉर्मल प्रायोरिटी, ठीक है। और पहला मेन तो लिखा है, ये नेम लिखा है, फिर ये जो दोबारा मेन लिखा है ये लिखा है कि ये किस स्टैक ग्रुप से निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये मेन से ही निकल के आ रहा है, सारे थ्रेड मेन के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। ये स्टैक की तरह इसने आउटपुट दिखाया है, नहीं लिंक लिस्ट वगैरह का कभी आउटपुट देखा होगा आप लोगों ने, डाटा स्ट्रक्चर करते हुए या लिंक स्टैक करते हुए आपने देखे होंगे आउटपुट इसी तरीके से दिखाते हैं। उसमें लिंक लिस्ट में ऐसा होता है ना कि बीच में एक नंबर दिखाता है, मतलब एक्चुअल डाटा आपका दिखाता है, लेफ्ट साइड में प्रीवियस डाटा और राइट साइड में क्या आगे वाले का डाटा, नेक्स्ट वाले का सॉरी एड्रेस दिखाता है। तो बिल्कुल उसी फॉर्म में स्टैक के थ्रू यहाँ पर भी आउटपुट दिखाया जाता है। फिर मैंने पूछा कि थ्रेड का नेम क्या था, अकेले मैंने पूछा नेम क्या है, उसने बता दिया कि मेन नेम है। फिर मैंने कहा नेम चेंज कर दो, ये देखिए मैंने कहा फर्स्ट नेम कर दो मेन को, फिर उसने बता दिया कि हाँ नेम चेंज करने के बाद अब हो गया फर्स्ट थ्रेड, ठीक है। तो आप इस तरीके से चेंज भी कर सकते हैं नेम वगैरह, प्रायोरिटी भी चेंज कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने प्रायोरिटी चेंज करने का नहीं बनाया है, जब प्रायोरिटी का अलग से टॉपिक दे रखा है उसमें करेंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम देख लीजिए, आउटपुट भी देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें, ठीक है। एक बार अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? मैम ये जो मैम ये थ्रेड ओबी दो इक्वल टू न्यू थ्रेड आपने करा है, तो मैम ये ओबी नेम है ना मैम, या मैम वो इसमें भी नेम? ऑब्जेक्ट है, आप कुछ भी नाम से दे सकते हैं ना। ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट बनाना मतलब थ्रेड बनाना, तो आप किसी भी नाम से दे दीजिए, T1 नाम से दे दीजिए, ओबी नाम से दे दीजिए, किसी भी नाम से दे सकते हैं। अच्छा मैम, इसी में अगर मैम मैं दोबारा से थ्रेड बनाता हूँ तो मैम उसका क्या नेम आएगा मैम, उसका भी ओबी से नेम ही अलग आएगा? रहेगा, ओबी से अलग। अरे ऑब्जेक्ट जैसे बनाते भाई, एक प्रोग्राम के अंदर दो सेम नेम हाँ। के वेरिएबल नहीं हो सकते ना, या दो सेम नेम के ऑब्जेक्ट भी नहीं हो सकते, ऐसे दो सेम नेम के थ्रेड भी नहीं बना सकते आप। अच्छा मैम, तो मैम जैसे मैम दूसरा ऑब्जेक्ट बना के मैं दूसरा वो बनाऊँ, ये मैम थ्रेड बनाऊँ, तो मैम उसका नेम भी मेन ही आएगा हाँ स्टार्टिंग? हाँ, तो अभी मेन के अंदर है ना, हाँ अभी तो मेन ही आएगा, हाँ अच्छा मैम, ठीक है। ठीक है मैम। जब हम बनाएंगे अपना थ्रेड तो उसमें हम नाम चेंज, मतलब अलग अलग थ्रेड्स बनते हैं, ठीक है। ठीक है मैम। और किसी को कोई डाउट है? ये रहा प्रोग्राम आपका, देखिए अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। स्नेहलता कोई डाउट है आपका? आंचल, कमाल है आज है ही नहीं दोनों। ठीक है चलिए, वाई वेस्टिंग टाइम ना। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपना। अब हमारा टॉपिक है कि हम थ्रेड क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरे नोट्स में, हाँ ये तो हो गया हमारा प्रोग्राम। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हाउ टू क्रिएट थ्रेड। यहाँ पर अभी मेन थ्रेड तो देखिए पहले से ही बना हुआ, उसे तो हम नहीं क्रिएट करते हैं। यहाँ पर ना एक्चुअली चाइल्ड थ्रेड की बात हो रही है। हाउ टू क्रिएट चाइल्ड थ्रेड लिख सकते हैं कि जब आप अपने लिए थ्रेड बनाएंगे या प्रोग्रामिंग करने वाले, जिसमें प्रोग्रामिंग का लॉजिक आप देना चाहते हैं, तो आप कैसे कैसे बनाएंगे तो, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं, देयर आर टू वेज टू क्रिएट थ्रेड। दो तरीके से हम लोग थ्रेड बना सकते हैं। ये मेन थ्रेड से अलग है, हालांकि बनाएंगे हम लोग मेन थ्रेड के अंदर ही, ठीक है। लेकिन अब हम लोग चाइल्ड थ्रेड की बात कर रहे हैं। अब हम लोग अपना थ्रेड बनाएंगे, उसमें अपने लॉजिक परफॉर्म करवाएंगे,
जैसे प्लस का करवा दिया या माइनस का करवा दिया या कोई सीरीज प्रिंट करवा दी, इस तरीके से, ठीक है। तो उसके दो तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। पहला है थ्रेड क्लास को इनहेरिट कर लीजिए अपने क्लास के अंदर, और दूसरा है रनेबल इंटरफेस को इनहेरिट कर लीजिए अपनी क्लास के अंदर। ये दोनों तरीके के सिंटैक्स लिखे हुए हैं, ठीक है। आ गया समझ में? मैम एक पहले बार से मैम फिर से बताना देखिए, मैम। ठीक है। तो आपने कोई क्लास बनाई, मतलब आप अपनी क्लास बनाएंगे ना, जैसे उसके अंदर पहले से बनी हुई थ्रेड क्लास इनहेरिट कर लीजिए, ठीक है। पहले से बनी हुई थ्रेड क्लास इनहेरिट करेंगे, जो थ्रेड क्लास के जो फीचर्स होंगे ना वो सब आपकी क्लास के अंदर आ जाएगी, ठीक है। हम देखिए थ्रेड क्लास पहले से ही बनी हुई है, तो हम लोग तो क्लास का नाम थ्रेड दे नहीं सकते ना, हम लोग थ्रेड क्लास पे डायरेक्ट काम नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी क्लास बना के तो उसमें इनहेरिट करके काम कर सकते हैं ना। मतलब मुझे अपना लॉजिक देना है तो मैंने अपनी क्लास बना दी, लेकिन अपनी क्लास बनाने के लिए मुझे थ्रेड क्लास जो पहले से बनी हुई है उसको इनहेरिट करवाना पड़ा, तो मैंने इनहेरिट करवा ली। तो इसके जो फीचर्स होंगे ना, अभी आगे हम पढ़ेंगे इसके क्या क्या फीचर्स है, वो इसके अंदर आ गया, मेरी क्लास के अंदर आ गया। अब मैं अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, थ्रेड का नहीं बनाऊंगी, अब मैं अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। जैसे ओबी बना दिया या T1 नाम से बना दिया, इस तरीके से न्यू एक, तो अब ओबी नाम से थ्रेड बन गया है, ठीक है। इनहेरिटेंस पढ़ा है ना हम लोगों ने, जैसे एक्सेप्शन बनाने के लिए पहले से बनी एक्सेप्शन क्लास इनहेरिट करवाई थी हमने, ऐसे ही थ्रेड बनाने के लिए पहले से